Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the electric field along the equatorial line of the electric dipole. यानी इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था. अब हम अगला टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया जाता है तो उस पर जो है टॉर्क लगने लगता है. सबसे पहले तो समझते हैं कि हम टॉर्क लगता कैसे है और फिर उसका हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं. तो आपको बता दें, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम पैरेलल लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E and direction of uniform electric field is represented by E. ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसके अंदर एक डाइपोल रखा गया है. डाइपोल हम सपोज कर लेते हैं हमारा है AB. ये है A और यहां पर है हमारा B. यहां पर प्लस Q चार्ज रख देते हैं. ये है पॉइंट B और ये पॉइंट A है. यहाँ पर हम माइनस Q चार्ज रख देते हैं. आपको पता है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा जाएगा तो याद करिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन था E इक्वल्स टू होता था F/Q. यानी किसी चार्ज के फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमारा जो है क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था. तो यहां से अगर हम फोर्स पता करना चाहें F इक्वल्स टू तो वो मिल जाएगा हमें Q इंटू E. एक बात और यहां से ध्यान रखिए कि जो फोर्स होता है हमारा उसका जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है. ये जो फोर्स F है उसका जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, अलॉन्ग होता है. यदि पॉजिटिव चार्ज है तो, निगेटिव चार्ज है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आ जाता है. तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक चार्ज प्लस Q है और E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है. तो इस पर एक फोर्स लगने लगेगा Q इंटू E, जिसका जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग इस पर एक फोर्स लगेगा F और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा Q इंटू E के बराबर. ठीक है. दूसरा, अगर हम निगेटिव चार्ज रखें तो यहाँ पर माइनस QE आएगा. माइनस QE का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको चाहें तो F इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q इंटू माइनस E. और माइनस E का जो डायरेक्शन होता है वो E के अपोजिट होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा. और मैग्नीट्यूड देखें इस भी फोर्स का तो ये हो जाएगा क्या, Q इंटू E. ये भी हमारा F इज इक्वल्स टू Q इंटू E. ठीक है. बस माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है और यहाँ पर प्लस साइन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है फोर्स, जिसका हमने फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया है जिसको. अब देखिए टॉर्क कब लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर, जब किसी भी पार्ट पर लाइन पर दो इक्वल और एंटी पैरेलल फोर्स लग रहे हो. इक्वल देखिए इसका भी मैग्नीट्यूड देखा जाए तो QE है, इसका भी मैग्नीट्यूड QE है. कारण ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस पूरे रीजन में हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है. तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको पता है डाइपोल में इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं. तो जितना चार्ज यहाँ पर होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा, बस इनके पोलैरिटी क्या होंगे, अपोजिट होंगे. एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा. अब जो है हमें अगर फोर्स पता करना है, टॉर्क पता करना है, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक फोर्स QE लग रहा है जो इधर की तरफ और इधर जो लग रहा है वो भी QE है. दोनों एंटी पैरेलल हैं. तो जब दो इक्वल और एंटी पैरेलल फोर्स किसी सिस्टम पे काम करते हैं तो ये टेंडेंसी क्या रखेगा, जैसे मान लीजिए ये इसको उधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि इसको इसके एक्सिस के अबाउट क्या करने लगेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा. और जहां पर रोटेशन आता है आपको पता है वहां पर क्या काम करता है, टॉर्क काम करता है. तो यहां पर एक टॉर्क काम करना शुरू कर देता है. मतलब सबसे पहले हमको यही समझना था कि टॉर्क कैसे काम कर रहा है. तो देखा हमने कि डाइपोल के दोनों एंड्स पर इक्वल फोर्स लग रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और वो इक्वल फोर्स जो है एंटी पैरेलल है. तो जब दो इक्वल और एंटी पैरेलल फोर्स होंगे तो वो उसको रोटेट करना चाहेगा उस एक्सिस के अबाउट, यानी इसके एक्सिस के अबाउट इसको क्या करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा.
और जहाँ रोटेशन होता है वहाँ पर टॉर्क अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं टेक्निकली यानी लॉजिकली, तो फिर यहाँ पर टॉर्क इन्वॉल्व हो जाएगा। इट्स ओके। अब टॉर्क के लिए क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस टू इक्वल एंड अपोजिट एंटी पैरेलल, अपोजिट ना लिखे एंटी पैरेलल फोर्सेस act on the ends of dipole, hence it tends to rotate the dipole about its axis। इसके एक्सिस के अबाउट इसको क्या करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा। देन टॉर्क एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, और टॉर्क का फार्मूला जो होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। आइदर फोर्स इसलिए हम कहते हैं, आइदर मतलब होता है कि दो फोर्सेस हैं, क्यूई यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, बट दोनों के डायरेक्शन बस अलग है। तो जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो उनमें से कोई एक फोर्स लेना है। आइदर मतलब कोई एक फोर्स, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Q इंटू ई, कोई एक फोर्स ले लीजिए, दोनों एक ही बराबर है, Q इंटू ई हमारा फोर्स हो गया, F इक्वल्स टू Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो देखिए इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर की तरफ है और इस फोर्स का इधर है, तो यहाँ पर मैं माइनस Q लिख दे रहा हूँ। तो इन दोनों के इसके लाइन ऑफ एक्शन को हमने प्रोड्यूस किया और यहाँ से इसको ज्वाइन किया, तो ये हमारा जो होगा B, इसको मैं नाम दे रहा हूँ C, BC जो होगा यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ BC। अब BC का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम। BC का वैल्यू सपोज कर लिया जाए कि जो हमारा डाइपोल है वो थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि जो हमारा डाइपोल AB है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा हमारा, और थीटा होगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। और हमें पता है पूरे डाइपोल का लेंथ जो होता है वो 2a होता है, जो कि हाइपोटेनियस के रोल में है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू BC अपान, BC हो गया परपेंडिकुलर थीटा के सामने, और हाइपोटेनियस है पूरा हमारा AB। BC तो हमें पता करना है, BC तो पता करना है, और AB का वैल्यू है 2a मतलब टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल। यहाँ से BC का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 2a साइन थीटा, और ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू QE, BC इक्वल्स टू हो गया है हमारे पास 2a साइन थीटा। थोड़ा सा इसको अरे मैनेज करें, Q इंटू 2a, इसको एक पास लिख देते हैं, Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। तो Q इंटू 2a जो होता है वो हमारा P होता है, याद करिए डाइपोल मोमेंट इंटू E साइन थीटा। P साइन थीटा टॉर्क का फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, PE साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है PE साइन थीटा। फर्दर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा हमें मिला हुआ है,
इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको हम लिखना चाहें। आपको पता ही है कि अगर हमें A क्रॉस B वेक्टर, दोनों वेक्टर्स का एक क्रॉस B लिखना है तो वो होता है AB साइन थीटा। तो अगर यहाँ पर हमारे पास P साइन थीटा है, P भी वेक्टर E भी वेक्टर, तो हम इसको P क्रॉस E लिख सकते हैं। इसको फिर ओपन करेंगे तो वही आ जाएगा P साइन थीटा। और इससे ये पता चल जाएगा कि जो डायरेक्शन होता है टॉर्क का, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में आप जानते ही हो कि A क्रॉस B का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो A और B बोथ वेक्टर्स पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर A x एक्सिस पर है, B y एक्सिस पर है, तो A क्रॉस B यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है हमें, उसका डायरेक्शन Z एक्सिस पर होता है। तो उसी तरह से P क्रॉस E का मतलब P और E के परपेंडिकुलर होता है हमारा टॉर्क का डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। इसका हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको आप लोग नोट्स के तौर पर नोट्स बना लेंगे अलॉन्ग विथ फिगर, ठीक है। अब जो है हमें कुछ स्पेशल केसेस इसमें स्टडी करने हैं। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टॉर्क का फार्मूला मिला था टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा मिला हुआ है। अगर हम बात करें कि मिनिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम मतलब टॉर्क मिनिमाइज कब होगा, पहला स्पेशल केस मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और साइन थीटा का वैल्यू 0 तभी होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो हमारे पास टॉर्क क्या होता है, मिनिमम हो जाता है PE साइन 0। और साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मिनिमम टॉर्क होता है मतलब जब हमारा डाइपोल जो है, ये जो डाइपोल अभी थीटा डिग्री पे है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, यही हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ये जब आकर के बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा, उस सिचुएशन में हमारा टॉर्क क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, सॉरी मिनिमम होता है। सेकेंड, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क मैक्स तब होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 रखोगे, टाउ इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें P इंटू E। कारण ये है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो टॉर्क का वैल्यू आ गया हमारे पास P इंटू E। ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू होता है। मतलब जब हमारा ये जो डाइपोल है वो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, उस सिचुएशन में टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम टेंडेंसी होती है रोटेट करने की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम। ठीक है, इसमें एक और टर्म हमें जानना है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब हमारा ये जो टॉर्क है वो मिनिमम होता है, यानी कि 0 डिग्री होता है, इस समय हमारा केस जो कहा जाता है, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब इसको स्टेबल इसलिए कहते हैं कि कोई भी डाइपोल हो, अगर ये टर्न करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट हो गया तो अब ये फर्दर रोटेट नहीं करेगा। कारण ये है कि टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब ये इसका टॉर्क का वैल्यू मिनिमम हो, सबसे कम हो, वो सिचुएशन होता है जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। तो थर्ड केस हमारे पास है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे ही 180 डिग्री होगा तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाता है, टाउ इज इक्वल्स टू P
साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू अगर हम निकालें तो दूसरे क्वाड्रेंट में है cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो टॉर्क यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 0 होता है 90 और 180 के केस में, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम अभी यहाँ पर हम जान लेते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में जब हम वर्क डन अगेंस्ट द डाइपोल करेंगे उस समय हम आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन रहा, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1 हो और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E2 हो, दोनों जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो, तो क्या होगा, आपको देख रहे हो F इजिकल्स टू यहाँ QE1 हो गया, यहाँ हो जाएगा F इक्वल्स टू QE2। तो ये दोनों फोर्स अब अलग अलग हो गए, दोनों फोर्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो जब दोनों फोर्स अलग अलग हो जाएंगे तो रोटेट तो होगा, रोटेशन भी होगा, साथ के साथ ट्रांसलेशन भी होता है। ट्रांसलेशन मतलब आप साइकिल के पहिए को देखे होंगे, रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है, यानी लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देख लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल, तो बोलेंगे हम यहाँ पर सीधा रिजल्ट बोलेंगे, टॉर्क तो एज यूजुअल निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पर फोर्स हमारा 10 न्यूटन लग रहा है और यहाँ जो है वो 8 न्यूटन लग रहा है, 8 न्यूटन, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो इस 10 को हम 8 + 2 न्यूटन लिख सकते हैं, 8 न्यूटन + 2 न्यूटन। तो यहाँ का 8 न्यूटन, यहाँ का 8 न्यूटन मिलके टॉर्क क्रिएट कर देगा। बाकी जो रिमेनिंग 2 न्यूटन है वो उसको इधर की तरफ खींच लेगा, यानी कि ये जो है इधर की तरफ लीनियर मोशन भी करने लगेगा। तो इसी को हम लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम सीधा सिर्फ रिजल्ट बताएंगे। व्हेन an electric dipole is placed in a non-uniform electric field, then it shows rotation as well as translation। रोटेशन के साथ साथ ये ट्रांसलेशन भी शो करता है जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इस पर आपसे वैल्यू वो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सॉरी, इट्स ओके। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है डाइपोल जब रखते हैं तो वो रोटेशन भी करता है और ट्रांसलेशन, यानी टार्क भी होता है और लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। इट्स ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।